हाय दोस्तों, व्हाट्सअप। आज का वीडियो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में है, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा और कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। और ये वीडियो बहुत जरूरी है आप सबको देखने के लिए, तो प्लीज वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा वीडियो कैसा बना है और आपके लिए कितना जरूरी है। आइडेंटिटी डिसऑर्डर दोस्तों, ये एक मानसिक स्थिति है, ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी कह सकते हैं, ये एक डिसऑर्डर है साइकोलॉजी का। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर यानी कि डीआईडी वाले लोगों की दो या दो से अधिक पर्सनैलिटी होती है। वो उनकी पहचान एकदम अलग अलग होती है। ये व्यक्तित्व अलग अलग समय पर अपने व्यवहार को नियंत्रित भी करते हैं और इनकी पहचान का अपना व्यक्तित्व, इतिहास, लक्षण, पसंद नापसंद सब अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है ना, डीआईडी से स्मृति और मतिभ्रम में अंतर हो सकता है। दोनों पर्सनैलिटी की यादें हैं ना, अलग अलग वो हो सकती है। वो ये पर्सनैलिटी की यादें इसको पता होगी, ये पर्सनैलिटी की यादें इसको पता होगी, पर दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो डीआईडी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को दो और नामों से हम लोग जानते हैं, जिसमें पहला नाम है एमपीडी, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये है। और तीसरा है स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको एसपीडी भी कहा जा सकता है। देखिए, एसपीडी और एमपीडी आप लोगों ने मूवी में कई बार देखा है, आपको नहीं ध्यान हो तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो मूवी का नाम है भूल भुलैया। भूल भुलैया में विद्या बालन को जो वो मंजुलिका बनती है, वो एक्चुअली में भूत नहीं है, उसके अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, जिससे वो अपनी पर्सनैलिटी बार बार चेंज करती रहती है और वो जो करती है उसे याद भी नहीं रहता कि उसने क्या किया। ठीक है, और मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एग्जाम्पल आपने देखा होगा अपरिचित में, जो साउथ की एक बहुत ही सुपरहिट मूवी थी, जिसके अंदर उसको 3 पर्सनैलिटी आती है, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग व्यवहार करता है पर्सनैलिटी से अपने। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसके कारण की, कि वो डीआईडी लोगों को होता क्यों है। ये कारण भी है। तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के सटीक कारण अभी तक तो पूरी तरह समझ नहीं आ सके हैं, किसी ने भी सॉल्व नहीं कर पाया कोई इसको। पर डीआईडी एक जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति है, जो दो से अधिक विशिष्ट पहचानों या व्यक्तिगत स्थितियों की उपस्थिति की विशेषता है, जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को कंट्रोल करती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि डीआईडी का विकास कारकों के संयोजन से प्रभावित होता है। मतलब ये डीआईडी लोगों को होता क्यों है कि बहुत सारी बीमारियां अगर हो जाती है ना एक साथ, कभी मनोवैज्ञानिक बीमारियां, तो ये डीआईडी ऑटोमेटिक इंसान के दिमाग में आने लगता है। और कभी कभी ये भी कहा जाता है, लोग अपने आप को मुसीबत से बचाने के लिए, मतलब किसी एक पर्सनैलिटी या जिस पर्सनैलिटी में वो लोग जी रहे हैं, उस पर्सनैलिटी में या फिर उस व्यक्तित्व में उनको अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसे बचने के लिए अपने आप को वो कहीं ना किसी एक जोन में सेव करना चाहते हैं। तो जिस जोन में उनको सेफ्टी फील होती है, वहां पर उनका व्यवहार अलग हो जाता है। और ये प्रक्रिया अगर धीरे धीरे लंबे टाइम चलती रहती है, तो डेफिनेटली इंसान अपना एक अलग व्यक्तित्व बना लेता है। ये जोन से निकलकर वो जोन में चला जाता है, जिसके अंदर आपको एमपीडी और एसपीडी ये दोनों चीजें देखने को मिल सकती है। तो अब हम बात करेंगे इसके कॉजेस, इसके कारण की बात करेंगे कि ये डीआईडी होता क्यों है, किस कारण से होता है। ठीक है, इसका कारण क्या है। तो पहला है बचपन का आघात, चाइल्डहुड ट्रॉमा। देखिए, चाइल्डहुड ट्रॉमा बचपन के दौरान अनुभव किए गए गंभीर और दोहराव वाले आघात, मतलब डबल जो उसके साथ बच्चे के साथ जो गंभीर दोहराव होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसके बारे में बात की गई है। जैसे कि शारीरिक यौन शोषण हो सकता है बच्चों का, भावनात्मक शोषण हो सकता है, हिंसा बच्चा देख ले, मतलब कोई इतना भयानक लड़ाई देख ले, तो उसके अंदर डीआईडी वाले व्यक्तियों में ये सामान्य कारक के रूप में पहचाना जाता है। तो डीआईडी के विकास होने का पूरा चांसेस है बचपन में। जैसे मैंने बताया, अभी दर्दनाक अनुभव या बैड एक्सपीरियंस देखा जाता है बच्चों में, तो बच्चे ज्यादा उस चीज से दूर भागते हैं। बच्चे चाहते हैं कि उनको भी प्रॉब्लम ना हो, जो प्रॉब्लम से वो डर रहे हैं उनको डरना नहीं है, बच्चे अंदर डर से दूर भागते हैं। और डर से दूर भागने के बाद उनके पास एक ही चीज बचती है कि वो किसी सेफ जोन में जाए, जहां उनको खराब ना लगे या फिर डर ना लगे। ठीक है, तो अपने अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब मुकाबला तंत्र के रूप में एक कुछ अपनाना चाहते हैं। तो धीरे धीरे करते करते वो सेकेंड पर्सनैलिटी अपनाने लगते हैं। तो बच्चों के अंदर अगर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, तो उनके अंदर उनको डीआईडी या फिर एमपीडी या फिर एसपीडी, इस तीनों में से कोई भी एक होने के चांसेस है। इन तीनों में से किसी भी एक का आपको दिखना तय है। दोस्तों, दूसरा है बाधित लगाव। आपको हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं डिस्परेटेड अटैचमेंट। देखिए, इसको अटैचमेंट ही समझिए, मतलब लगाव संबंधों में शुरुआती व्यवधान, जैसे असंगत देखभाल, मतलब जो बच्चों का देखभाल कर रहा है वो असंगत हो सकता है, बच्चों को अच्छा नहीं लग सकता है। ठीक है, परित्याग करना, प्राथमिक देखभाल। देखिए, प्राथमिक देखभाल में बच्चा जिसके साथ शुरू में रह रहा है, उसको अच्छा लग रहा है बच्चे को उसके साथ रहने में, बट वो चेंज हो जाता है ना अगर,
प्राथमिक देखभाल करने वाला चेंज हो जाता है, बच्चे को अच्छा नहीं लगता, तो वो पुराने वाले को थोड़ा नए वालों से बचने के लिए पुराने वाले की तरफ ज़्यादा जाता है, तो उसकी डबल पर्सनैलिटी होने का पूरा चांसेस हो जाता है। ठीक है, इसमें और भावनात्मक बंधन की कमी हो जाती है। एक बच्चे को जो सुरक्षित लगना चाहिए ना, उसकी कमी होती है। भावनात्मक बंधन जो इससे जुड़ा हुआ होता है, उसके अलग होने से इसमें डीआईडी का विकास में योगदान कर सकता है। ये जो अटैचमेंट है ना, बच्चों में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और एकजुट भावना के विकास को बाधित कर सकता है। मतलब बच्चों के अंदर जो एक भावना आती है ना, इकट्ठा होने की, एक होने की, उसको अलग कर सकता है। ठीक है, तो उसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। पहचान के विखंडन में योगदान देता है पूरा ये वाला इनका व्यवहार। हर रीज़न यहाँ पर वैज्ञानिकों ने बताया, शोधकर्ताओं ने बताया कि इसका कारण बायोलॉजिकल भी हो सकता है, मतलब इसका कारण जैविक भी हो सकता है। ठीक है, डीआईडी होने के जैविक कारण अभी तक इतना कंफर्म नहीं हुआ है, बट ये कहा जा सकता है कि कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि जैविक और आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं। डीआईडी में योगदान करता है ये। ठीक है, अपने पहले दादा परदादा किसी को भी अगर ऐसा कुछ डिसऑर्डर हो कभी भी दिमाग में, या फिर ऐसी बीमारी रही हो जिससे उनके दिमाग में कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हो, तो वो हमको आनुवंशिकता के दम पर या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर से हमको मिल सकते हैं। हालांकि विशेष जीन या जैविक मार्करों का निर्णायक अभी रूप से पहचाना नहीं गया। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, अभी तक ये जैविक मार्करों का ना अभी ऐसा कहना है कि अभी तक ऐसा कुछ पहचाना नहीं गया है कि ये बायोलॉजिकल किसी को अभी तक मिला हो। ठीक है, बायोलॉजिकल अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है। कोपिंग मैकेनिज्म, जैसे कि स्टार्टिंग में मेरे मुँह से एक बार एक वर्ड निकला था, मुकाबला तंत्र। ठीक है, कोपिंग मैकेनिज्म वही वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं मुकाबला तंत्र। हम इसको एक शॉर्ट में कह सकते हैं समझने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म, जो अपने आप को सेपरेट करता है। ठीक है, जो डीआईडी की प्राथमिक विशेषता है, ये डीआईडी की सबसे प्राथमिक विशेषता है, ये एक रक्षा तंत्र माना जाता है। जैसा कि मैंने बोला, डिफेंस मैकेनिज्म माना जाता है, जिसे व्यक्ति भारी या दर्दनाक अनुभव से निपटने के लिए विकसित करता है। मतलब ये कब इंसान के अंदर पैदा होता है, जब ये कब आता है, जब इंसान किसी दर्द में हो या फिर ऐसी किसी भयानक स्थिति में हो कि अपने आप को उससे निकालना चाहता हो, तब ये डिफेंस मैकेनिज्म या कोपिंग मैकेनिज्म काम करता है उसका। एक व्यक्ति को अपनी तात्कालिक वास्तविकता से अलग होने और दर्दनाक यादों और भावनाओं को प्रबंधित करने और विभाजित करने के लिए अलग पहचान या व्यक्तित्व स्थिति बनाने की अनुमति देता है। इसका मतलब ये हुआ, जब कोई व्यक्ति अपनी अभी की सिचुएशन में बहुत दर्द में है, ठीक है, बहुत दर्द में गुजर रहा है वो, तो उससे बचने के लिए, उससे दर्द से अलग होने के लिए, उस मुसीबत से अलग होने के लिए जिसको अंदर से वो जूझ रहा है, उससे अलग होने के लिए वो एक नई पर्सनैलिटी बना लेता है। ठीक है, अपने आप को अपने व्यक्तित्व से अलग कर लेता है, तो वो होता है कोपिंग मैकेनिज्म। तो ये तो एक और रीज़न है कि हम इसको कह सकते हैं सामाजिक कारण भी हो सकता है। ठीक है, ये होना हमारा सामाजिक कारण भी हो सकता है, जिसमें अपने आप को इंसान अपने व्यक्तित्व से अलग करना चाहता हो, कि पहचान से संबंधित सांस्कृतिक मान्यताएं हो सकती हैं, उसका मानदंड हो सकता है। तो और डीआईडी से जुड़े लक्षणों की अभिव्यक्ति या व्याख्या को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी हो सकते हैं। तो ये सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं हमारे पास, जो हमारे अंदर डीआईडी ला देते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। देखिए, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अंदर अलग अलग पर्सनैलिटी लेकर बैठे हैं, होंगे आपके पास में, पर आप उसको नहीं पहचान पा रहे हो। तो उसको पहचानने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, उसके लक्षण, उसके संकेत क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लक्षण और संकेत ये 8 टाइप के जो आपके सामने पॉइंट दिख रहे हैं ना, एक ये हो सकता है आइडेंटिटी फ्रेगमेंटेशन, चेंज ऑफ आइडेंटिटी स्विचिंग, एल्जाइमर, भूलने की बीमारी जिसको, ये भी हो सकता है मॉडलिंग एंड डेरिवेशन, फ्लैशबैक एंड इंट्रूसिव मेमोरीज, CDB-MSP, इसका फुल फॉर्म मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बीच में सेल्फ हार्म एंड सुसाइडल टेंडेंसीज को एक्यूरिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन। तो इसको एक एक करके हम लोग आगे जानेंगे कि एक एक करके डीआईडी को कैसे बढ़ा सकता है, हम डीआईडी को कैसे पहचान सकते हैं किसी। देखिए, पहला है पहचान विखंडन, इसको हिंदी में कहते हैं पहला पहचान विखंडन, और इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, पहचान विखंडन, ये भी जरूरी है थोड़ा जानना इसके बारे में। पहचान विखंडन में क्या होता है, डीआईडी वाले व्यक्ति स्वयं की खंडित भावना को अनुभव कर सकते हैं। मतलब अपने अंदर जो उनकी भावना है, जो उन्होंने भावना को खराब किया है, तोड़ा है, वो उसको महसूस कर सकते हैं डीआईडी वाले। ठीक है, उनकी भावना को आपको पहचानना जरूरी है, तो आप पहचान पाएंगे। वे अपने विचारों, भावनाओं, यादों या पहचान से अलग होने की भावना का वर्णन कर सकते हैं। मतलब जब आप उनसे कभी बात करो
तो वो ऐसे विचार, ऐसी भावनाओं और ऐसी यादों की पहचान बताएंगे आपसे बात करते समय जो उनके पास, खुद के पास अभी है ही नहीं। ठीक है, हमारे जैसे मैं आपसे नॉर्मल अभी बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो आपने कभी देखी नहीं है, जो आप सुनने वाले हो आपने कभी देखी नहीं है, मैं वैसी वैसी बातें करूंगा। ठीक है, रोजमर्रा की घटना और दर्दनाक अनुभव दोनों के लिए स्मृति में अंतराल भी मौजूद हो सकता है। मतलब रोज का जो मेरे साथ रोज हो रहा है, दर्दनाक अनुभव है, दोनों के लिए जो बीच में जो समय है ना, जो मेरी याद के बीच का समय है ना, उसमें बहुत बड़ा गैप हो सकता है। देखिए, अब इसके बारे में बताऊं, चेंज और आइडेंटिटी स्विचिंग। देखिए, इसको आप बेहतर तरीके से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। पहले मैं आपको अपने तरीके से समझा दूं। अलग अलग परिवर्तन या पहचान स्थितियों में उपस्थित डीआईडी के प्रमुख विशेषता है। मतलब इसकी अलग अलग पहचान, एक व्यक्ति में दो व्यक्ति होना, जैसे ही एक व्यक्ति है उसके अंदर एक और व्यक्ति है और एक और व्यक्ति है, ये इसकी पहचान है। इसकी बातों से, विचार से पहचान सकते हैं। इन पहचानों में अलग अलग नाम, उम्र, लिंग, तौर तरीके और व्यक्तिगत इतिहास हो सकता है। जो एक व्यक्ति में तीन व्यक्ति यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये तीनों व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं। सबकी पहचान अलग हो सकती है, सबकी उम्र अलग हो सकती है, सबका जेंडर अलग हो सकता है, उनके व्यक्ति का इतिहास, उनके पास्ट में क्या हुआ था, वो सब सारी चीजें अलग हो सकती हैं। ठीक है, और ये अपने पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को स्विच करने में इतना फास्ट होता है ना, कि आपने कभी कभी किसी मूवी में या फिर किसी डॉक्टर से कभी आपने पॉडकास्ट में सुना होगा कि जब डीआईडी वाले व्यक्ति, मतलब मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी स्विच करते हैं, सिर्फ आंख पलटते हैं ना, उनकी आंख जैसी बंद होती है और दूसरी खोलते हैं तो अलग पर्सनैलिटी आ जाती है तुरंत ही, और फिर से बंद करके खोलते हैं तो फिर से अलग पर्सनैलिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये अपनी पहचान को स्विच करने में एकदम स्मूथ होते हैं, फटाफट उनकी पहचान चेंज होती रहती है। और कुछ संकेतों या तनाव से शुरू होगी, मतलब किसी संकेत या तनाव से इनकी स्विचिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, पहचान स्विच के दौरान मेमोरी में अंतर हो सकता है। तो फिर से यही बात है कि जब अपनी एक आइडेंटिफिकेशन से दूसरी आइडेंटिफिकेशन पर जाते हैं तो इनके बीच में थोड़ा सा आपको गैप दिख सकता है। ठीक है, जिसमें आप इनको पहचान सकते हैं कि हाँ, ये अब स्विच कर रहा है। ठीक है, उनकी बातों से उनकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। कभी कभी किसी जगह पे देखा आपने, आवाज़ चेंज हो जाती है। जैसे मूवी का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, तो विद्या बालन ने कितने सारे मूवी में सामान गिराया है और तुरंत अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी में आ गई है। ठीक है, तो ये आपको एक बार अच्छी तरह देखना पड़ेगा। ये बहुत ईजी है, बट आपको बहुत अच्छी तरह सुनना, पहचानना पड़ेगा कि इसमें डीआईडी है कि नहीं है। तो अल्जाइमर्स का नाम आपने कई बार सुना होगा और आप अच्छी तरह अल्जाइमर को जानते भी हो। ये एक भूलने की बीमारी है। ये हिंदी में इसे कहते हैं भूलने की बीमारी। इंग्लिश में नाम सुनने के बाद आपको, सुनते समय आपको बीमारी बहुत बड़ी लगती है, बट ये है बहुत गंभीर बीमारी, दिमाग की भूलने की बीमारी। ये डीआईडी वाले व्यक्तियों को अक्सर कुछ समय के लिए भूलने की बीमारी या याददाश्त की कमी हो जाती है। ठीक है, इनके याददाश्त में कमी हो जाती है और ये काफी सारी चीजें भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। व्यक्तिगत अनुभव या विशिष्ट परिवर्तन से जुड़ी घटनाओं का अनुभव होता है। हो सकता है कि उनके पास कोई यादों और जानकारी तक पहुंचना हो किसी अन्य व्यक्ति के पास है। ठीक है, जो इनके पास चीजें नहीं होती है वो कभी कभी दूसरे लोगों के पास होती है। तो एक अल्जाइमर की बीमारी में ये डीआईडी इससे भी पैदा हो सकता है। ठीक है, या तो कह सकते हैं ऐसा है कि डीआईडी होने वाले इंसान को ये अल्जाइमर भी हो सकता है। और अल्जाइमर ऐसा नहीं कि डीआईडी वाले व्यक्ति को होता है। कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल व्यक्ति जो होते हैं ना, जिनको ज्यादा दिमागी दौरा पड़ता है या फिर ज्यादा सोचते हैं या फिर अपने ऊपर दिमाग पे लोड ज्यादा लेते हैं, तो उनको भी कभी कभी भूलने की बीमारी हो जाती है। छोटी मोटी चीजें तो भाई हम भी भूल जाते हैं, पर ये अल्जाइमर होता है ना, ये कंटिन्यू इंसान को ना प्रॉब्लम कर रहता है दिमाग में। इनका दिमाग हमेशा हीट होता रहता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को लेकर। तो ये अपना काम भूल जाते हैं, कोई चीज भूल जाते हैं, किसी को व्यक्ति को भूल जाते हैं या व्यक्ति का नाम भूल जाते हैं, कभी एड्रेस भूल जाते हैं, कभी गलत जगह पे निकल जाते हैं। तो ये अल्जाइमर की बीमारी है, गंभीर है। तो ये डीआईडी का एक लक्षण है। ये इंसान अगर बार बार किसी चीज को भूल रहा है तो उसको डीआईडी या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्प्लिट पर्सनैलिटी या फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। अब आपके सामने जो दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक है मॉडलिंग और दूसरा डेरिवेशन। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है, मॉडलिंग का मतलब ये हुआ कि स्वयं या अपने शरीर से अलग होने की सिचुएशन, मतलब अलग होने की भावना होती है। मतलब कि मेरा शरीर है, मेरे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ दर्द है, कोई प्रॉब्लम है कि मैं अपने शरीर को छोड़ के बाहर निकल जाऊं या कहीं और निकल जाऊं। अपने शरीर से इंसान अलग होने की कोशिश करता है कि मेरे को अपने शरीर में नहीं रहना है, बाहर निकलना है। तो ये है मॉडलिंग। साइकोलॉजी में होता है कई बार इतना कि वह इंसान अपने अंदर नहीं रह जाता। और यही चीज पुराने जमाने में होती थी। अगर ये चीज पुराने जमाने में होती थी तो लोग इसको भूत प्रेत का नाम देते थे कि भाई इसके अंदर दूसरी आत्मा आ गई है, दूसरा भूत आ गया है, तो ये अपने शरीर से अलग होने की कोशिश कर रहा है, वो उसको लेकर जा रहा है। ऐसा करके फिर इसके ऊपर तंत्र मंत्र विद्या की जाती थी। ठीक है, ये तो एक सिंपल है, लोग इसको पहचान सकते हैं, बट इसको नाम ही अलग दिया जाता है। आज भी कभी कभी किसी जगह पे ऐसा होता मैंने देखा है कि इस डिसऑर्डर को ना कभी कभी लोग भूत प्रेत की तरफ मोड़ लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ लेते हैं। अब डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। डेरिवेशन का मतलब ये होता है कि बाहरी दुनिया से, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमारा वास्तव में जो अस्तित्व है, वास्तविकता, उससे अलग होने की इच्छा होती है। वास्तविकता में जो लोग हमसे मिल रहे हैं, हम उससे मिलते नहीं है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं, हम लोगों को भूल जाते हैं, हमको किसी से मतलब होता ही नहीं है। तो ये एक अंदर से भावना आ जाती है कि भाई सबसे अलगाव कर लेना, मतलब किसी के साथ रहना ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करनी है। तो ऐसी सिचुएशन डीआईडी में होती है।
देखिए अब एक और चीज आती है फ्लैशबैक इंट्रेसिव मेमोरी। ठीक है, फ्लैशबैक का मतलब आप फ्लैशबैक नाम सुनते ही आपको एक चीज याद होगी, हाँ फ्लैशबैक पुरानी यादें या पीछे कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिसको हम फ्लैशबैक कहते हैं। ठीक है, तो दर्दनाक घटनाओं के फ्लैशबैक या दखल देने वाली यादें, मतलब फ्लैशबैक में इंसान के साथ या बच्चे के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी घटना घटी हो जिससे वो बहुत हार्म हुआ हो अंदर से, जिससे उसे डर लगा हो बहुत अंदर से, तो उससे भी डीआईडी पैदा हो सकता है, उसे भी डीआईडी हो सकता है। ठीक है, और डीआईडी वाले व्यक्ति कुछ व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जा सकती है, ये परेशान करने वाली हो सकती है और भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं से जुड़ी हो सकती है जो आघात मूल रूप से हुआ था। तो देखिए ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ज्यादा परेशान करती है। यानी आपने कभी कभी किसी ने मूवी में देखा होगा, इंसान सो रहा है और अचानक से उसको बहुत पुरानी यादें आ जाती हैं, अगले जन्म की कुछ यादें आ जाती थी। ये मूवी में होता है, बट कभी कभी आपने देखा ये हमारे साथ भी होता है। कभी कभी हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई है, इतनी खतरनाक यादें, हमने कोई एक्सीडेंट देखा हो भयानक, ठीक है, हमने कोई एक्सीडेंट देख लिया हो, कोई ट्रक पलटते देख लिया हो, किसी को फांसी लटकते देख लिया हो, और भी सारी चीजें हैं, किसी स्टूडेंट को मरते देख लिया, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, सामने वाला स्टूडेंट भी पढ़ाई कर रहा है, पर वो खत्म हो गया, तो हमारे लिए एक वो शाइन बन जाता है, भाई की लटक गया पढ़ने पर मर गया, तो हमारे लिए एक वो दर्दनाक याद बन जाती है, हम उससे डर जाते हैं, हम उससे दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक फ्लैशबैक याद रहती है जिससे हमको डर लगता है। ठीक है, तो ये भी लक्षण है डीआईडी वालों को, ये लक्षण इसमें दिखाई दे, और ये सारे लक्षण आपको किसी में दिखाई तो आप समझ जाना उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसको पहचानना इजी हो सकता है आपको। देखिए मैंने उसकी बात की थी ना आपको फुल फॉर्म, तो को एग्जिस्टिंग ऑफ डिफरेंट बिहेवियर एंड मैनरिज्म स्पीच पैटर्न। तो देखिए इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अलग अलग परिवर्तन, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग दृष्टिकोण या भाषा पैटर्न प्रदर्शित कर सकते हैं। उनकी अलग अलग प्राथमिकताएं, कौशल और प्रतिभाएं हो सकती है। जैसे कि अगर किसी के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर 2-4 पर्सनैलिटी रहती है, तो उन सबकी उम्र, जैसे मैंने बताया कि उम्र अलग हो सकती है, लिंग अलग हो सकता है, उनमें परिवर्तन आ सकता है, पलट झपट से अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में जा सकते हैं वो लोग, अलग अलग व्यवहार हो सकता है, उनका दृष्टिकोण अलग हो सकता है, उनकी भाषा अलग हो सकती है, उनके बात करने का पैटर्न भी अलग हो सकता है, और उनकी जरूरतें, जो उनकी प्राथमिक जरूरतें हैं वो भी अलग हो सकती है। एक की अगर चाय पीना है तो दूसरे पर्सनैलिटी की प्राथमिकता दूध पीना भी हो सकती है, या कोई कभी जिंदगी में किसी ने शराब को हाथ ना लगाया हो, उसके अंदर कोई ऐसी पर्सनैलिटी पैदा हो जाए वो शराबी पीता रहे या शराब पीने का लती हो जाए, तो लोग उसको देख के हैरान हो, यार कभी तो ये शराब पीता नहीं था, आज कैसे पीने लगा। तो एक बेसिकली ये मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ कि ये लक्षण होते हैं उनके, कि वो अचानक से कुछ ऐसा काम करने लगे ना, तो आप उनको ध्यान दीजिएगा कि वो पहले तो नॉर्मल रहते होंगे दिन में, फिर शाम के टाइम को ऐसी हरकत करते होंगे जिससे कि उनका पैटर्न ही अलग दिखता होगा। आप उनको देख के हैरान हो जाते होंगे, यार ये क्या कर रहा है, सुबह तो ऐसा नहीं था, शाम को ऐसा करता था, सुबह नहीं करता शाम को ऐसा करता है, पता नहीं क्यों करता है। बट वो रीजन हो सकता है कि उसके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ गया हो किसी कारण से। दोस्तों दूसरा है, एक और है सेल्फ हार्म और सुसाइडल टेंडेंसी। देखिए इसमें क्या होता है ना कि इंसान इतना डर गया होता है, इतना प्रॉब्लम में होता है, मानसिक तनाव में होता है, तो ये बड़े बड़े कदम भी उठा सकता है, अपने आप को सेल्फ हार्म कर सकता है, सुसाइड कर सकता है। जैसे स्पेशली डीआईडी वाले व्यक्ति कुछ व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, डीआईडी वाले व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार करते हैं, और खुद को काटने का, जलाना और आत्मघाती विचारों का, मतलब आपके सामने बात करते करते कुछ ऐसी बातें करने लगेंगे कि आपको सुनकर डर लग जाएगा। ठीक है, पर उनको नहीं लगेगा क्योंकि वो उनके अंदर वो पर्सनैलिटी है, वो चाहते हैं कि आत्महत्या करें। कभी कभी आपने देखा होगा, मूवी में देखा होगा या फिर कभी सच में देखा होगा कि भाई मैंने तो नहीं काटा, बोले आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो नहीं किया ऐसा। उसको खुद को याद नहीं होता जब उसने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया है, और जब हॉस्पिटल उसको ले जाने के बाद उससे पूछो कि तूने ऐसा क्यों किया, बोले मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे पता नहीं कैसे हो गया। तो ये जो चीजें होती है ना, ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक निशानी है। इंसान सुसाइड करने की कोशिश करता है, सुसाइड से उसको अगर बचा लिया जाए तो भाई पूछे क्यों ऐसा कर रहा था, उसको रीजन ही नहीं मालूम होता, उसको ये भी पता नहीं होता कि उसने ऐसा क्यों किया और क्यों कर रहा है वो। ठीक है, तो ये भी एक निशानी है, एक लक्षण है उसका, कि वो अपने आप को चोट पहुंचाता है, और कभी कभी आत्महत्या की कोशिश करता है, और कभी कभी बातों बातों में वो ऐसे आत्मघाती विचार आपसे प्रस्तुत करता है ना, आपके सामने रखता है ना, कि आपको सुनकर डर लग जाएगा, क्योंकि वो उसका अनुभव रह चुका होगा। तो एक ये भी हो सकता है को अक्यूरिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन, मतलब आपने कभी देखा होगा कि ये कंडीशन में डीआईडी वाले व्यक्ति को ये कंडीशन कब आती है, जब उसके डीआईडी वाले व्यक्तियों के अक्सर एक साथ होने वाली मानसिक स्वास्थ्य स्थितियाँ, जैसे अवसाद, मतलब एक साथ होने वाली मानसिक बीमारियों में भी इंसान को डीआईडी हो सकता है, जैसे कि डिप्रेशन, चिंता का विकार जिसे कहते हैं एंजाइटी, यहाँ दिखाइएगा ना आपको, एंजाइटी डिसऑर्डर। फिर आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। देखिए ये जितनी भी बीमारी आपको बता रहा हूँ ना, ये दिमाग से जुड़ी हुई है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, और ये सारी साइकोलॉजिकल बीमारी है, पीटीएसडी। तो ये सारी जो बीमारी है ना, ये आपको साइकोलॉजी में देखने मिलेगी, और डीआईडी के ये सारे लक्षण हैं,
मादक द्रव्यों का सेवन करना, मतलब वो शराब ज़्यादा पीता हो। और खाने का विकार, देखिए ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है इंसान को। जब इंसान कम खाता है तो भी उसको डिसऑर्डर है, अगर वो कभी ज़्यादा भी खाने लगे तो समझ जाओ उसके अंदर डिसऑर्डर है, ठीक है। तो डीआईडी हो सकता है। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ खाने के डिसऑर्डर पे, अगर कोई इंसान का खाना ज़्यादा हो जाए या फिर वो इंसान ज़्यादा खाने लगे तो लोग कहते हैं भाई यार ये तो बहुत ज़्यादा खाने लगा, क्या हो गया इसको, 10-10 12-12 रोटी खाने लगा, 12 रोटी खाने लगते हैं कभी इंसान के अंदर। तो इस चीज़ को भी पुराने ज़माने में हिस्ट्री में आप देखोगे ना तो इसके अंदर यही बोले कि भाई इसके अंदर भूत प्रेत है, वो ज़्यादा खा रहा है, वो ज़्यादा मांग रहा है इसीलिए खा रहा है। भाई ऐसा नहीं है, उसके अंदर एक अलग पर्सनैलिटी जनरेट हो सकती है, उसके अंदर एक अलग पर्सनैलिटी जनरेट हो गई होगी जिससे उसको बहुत सारी बीमारी के साथ में ये हो गया होगा कि वो ज़्यादा खाने का विकार होगा। उसकी दूसरी पर्सनैलिटी है ना, वो ज़्यादा खाना खाती होगी। बहुत किसी मोटे इंसान की पर्सनैलिटी वो जनरेट कर लेता है अंदर कि हाँ भाई होगा मेरे अंदर एक वो इंसान कि मेरे को ज़्यादा खाना खाना है। तो ये सारे जितने आज चीज़ें मैंने आपको बताया ना, ये सारी चीज़ें ना डीआईडी के लक्षण है। आप इन सारी चीज़ों को पढ़ के देख के ना एक डीआईडी वाले व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि हाँ इसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और इस पर ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों डीआईडी एक साइकोलॉजिकल विकार है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो इसको चेक करने के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा या फिर साइकियाट्रिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा जो इन सब चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो मानसिक पेशेवर व्यापक रूप से अपने वर्गीकरण प्रणालियों जैसे कि मानसिक विकार, जैसे इसको ठीक करने के लिए एक DSM आता है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5। तो इसके अंदर, इस बुक के अंदर, इस चीज़ के अंदर डीआईडी को नापने के लिए, डीआईडी को पहचानने के लिए एक क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसका साइकोलॉजिस्ट यूज करके मूल्यांकन करके ये निर्धारित करता है कि उसको डीआईडी है या नहीं। और दूसरा है स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल इंटरव्यू, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल इंटरव्यू को हिंदी में कहते हैं संचलित नैदानिक साक्षात्कार, ठीक है। संचलित नैदानिक साक्षात्कार जैसे DSM 5 के लिए संचलित नैदानिक साक्षात्कार विशेष रूप से डीआईडी सहित विघटनकारी विकारों का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मतलब डीआईडी के लिए एक अलग मैनुअल इसमें दिया गया है। इन साक्षात्कारों में मानकीकृत प्रश्नों एक श्रृंखला शामिल होती है। मतलब डीआईडी को पहचानने के लिए, जिसको डीआईडी का लक्षण दिख रहा है जिसमें, उसको पहचानने के लिए DSM 5 में एक क्वेश्चनरी दी गई है बहुत बड़ी, उसको दी जाती है कि आप क्वेश्चनरी को देखो और उसका आंसर दो। तो जिसके हिसाब से उसको पता लगाने में मदद मिलती है कि इसको डीआईडी है या नहीं। ओके, अब है तीसरा कोलेक्टरल इंफॉर्मेशन। देखो इसका मतलब होता है परिवार के सदस्यों, करीबी दोस्तों या पिछले उपचार प्रदाताओं जैसे संपार्श्विक स्रोतों से, मतलब जो डॉक्टरों से, ठीक है। तो परिवार के सदस्यों से भी सवाल जवाब होते हैं। अगर किसी के घर में किसी को डीआईडी का लक्षण दिखाई देता है और वो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास आता है तो वो परिवारजनों से भी पूछताछ करेगा, करीबी दोस्तों से भी पूछताछ करेगा, और इसके पहले कहाँ पर दवाई चल रही थी, मतलब कहाँ पर उनका इलाज हो रहा था, उसके बारे में भी पूछेगा, उनसे भी जाके पूछेगा। तो ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद व्यक्ति का अनुभव, साइकोलॉजिस्ट का अनुभव, व्यवहार और विभिन्न पहचान स्थितियों से जुड़ी स्मृति अंतराल में मूल्यांकन अंतर्दर्शी प्रदान कर सकता है। तो मतलब ये सारी चीजों से बात करने के बाद उसे पता चलेगा कि ये डीआईडी के लक्षण इसमें है या नहीं। तो हमको इसके लिए किसी साइकोलॉजिस्ट को या फिर साइकियाट्रिस्ट को हमको संपर्क करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो अब आते हैं कि इसका इलाज कैसे संभव है, हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। देखिए साइकोलॉजिकल बीमारी है तो इसका इलाज भी है। इलाज के लिए हमको साइकोलॉजिस्ट को संपर्क करना है या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, जो इसका स्पेशलिस्ट है उसके पास हमें जाना पड़ेगा। तो इसका इलाज कैसे करना है हमको, तो पहले तो आप मेडिसिन भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे चिंता के लिए मेडिसिन होती है, नींद की गड़बड़ी हो सकती है, नींद नहीं आना अच्छे से, उसका लक्षण हो सकता है, और दवा निर्धारित की जा सकती है। मतलब इन सब के लिए आपको एक दवा निर्धारित की जा सकती है, दे सकते हैं। डीआईडी के लिए प्राथमिक उपचार नहीं माना जाता है, बल्कि मनोचिकित्सक की सहायता से उपयोग किया जाता है। देखिए जो डीआईडी है उसके लिए पहले तो एक साइकोलॉजिस्ट हायर करो जो उसको पहचाने, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो आपको साइकोलॉजी में 2 विभाग होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होता है और एक साइकियाट्रिस्ट होता है। तो आपको दवा जो देगा ना चिंता के लिए, नींद गड़बड़ी के लिए, वो साइकियाट्रिस्ट देगा। साइकोलॉजिस्ट आपका परीक्षण करेगा, आपका निरीक्षण करेगा, ठीक है। अब आता है दूसरा कि आप डीआईडी के लिए उपचार का प्राथमिक मनोचिकित्सक है, और विशेष रूप से आप इंटरव्यू, जैसे मैंने इंटरव्यू की बात की ना, जैसे कि आप फर्स्ट आप कंसर्न भी कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट से कि साइकोलॉजिस्ट आपके पास आके आपसे कुछ क्वेश्चनरी करेगा जिससे आप उसका अच्छे से उत्तर दे सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि आपको डीआईडी है या नहीं। और तीसरा है इंटीग्रेटेड कंपैटिबिलिटी।
कंपैबिलिटी, डीआईडी के उपचार का अंतिम लक्षण विभिन्न पहचान वाले राज्यों के बीच एकीकरण और सुसंगतता को बढ़ावा देता है। इसमें पहचान के बीच संचार और सहयोग को सुविधाजनक बनाना और संघर्षों को हल करना और स्वयं की एकीकरण भावना को एक दिशा में काम करने के लिए शामिल करना। तो हमको इसका भी सहारा लेना चाहिए, सारी चीज़ों का सहारा लेना चाहिए जो हमें इंटीग्रेटेड और कंपैबिलिटी देती हो। अब आता है सिक्योरिटी एंड सुरक्षा। डीआईडी वाले व्यक्तियों, जैसे सिक्योरिटी, हम किसी की निगरानी में है, निगरानी में हमें रहना चाहिए, ठीक है। तो डीआईडी वाले व्यक्तियों के लिए सुरक्षा स्थापित करना उपचार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। डीआईडी वाले व्यक्ति के अंदर अगर कोई भी पर्सनैलिटी ऐसी आ गई जो नुकसान कर सकती है, लोगों को, घर को तोड़फोड़ कर सकती है, हार्मफुल एक्टिविटीज कर सकती है, या फिर क्या बोलते हैं वो सुसाइड की कोई एक्टिविटी ना करे, उसके लिए एक दो व्यक्ति उसके साथ में पास में होने चाहिए सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। इसमें स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहारों को प्रतिबंधित करके आत्मघाती विचारों को संबोधित करने और स्वस्थ मुकाबला तंत्र, भावना विनिमय कौशल के विकास के माध्यम से स्थिरता बढ़ाने की भी जोर दिया जाता है। मतलब जो इसका सुरक्षा करेगा, जो इसके आसपास लोग हैं, इसके डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ाने में भी मदद करेंगे इससे बात करके। और इसका एक आखिरी इलाज इसका ये हो सकता है कि एजुकेशन एंड सपोर्ट, शिक्षा और सहायक, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। डीआईडी, उसके लक्षण और उपचार प्रक्रिया के बारे में शिक्षा प्रदान करना चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, एक महत्वपूर्ण घटक है। मतलब हमें आज की डेट में डीआईडी, एमपीडी और एसपीडी, इन सब के बारे में एजुकेशन के अंदर और लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। मतलब इस चिकित्सा के बारे में लोगों को बताना चाहिए। बताना का मतलब होता है कि आप जिसको डीआईडी हुआ है उसको भी ये सारी चीजें बताओ, उसको समझ आएगी कि उसके अंदर ये बीमारी नहीं है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। डीआईडी वाले व्यक्तियों को समान अनुभव वाले अन्य लोगों से जुड़ने की सहायता, समूह और सहकर्मी समर्थन में लाभ हो सकता है। मतलब अपने जैसे व्यक्तियों से जुड़ने में, नॉर्मल व्यक्तियों से जुड़ने में ईजी हो सकता है अगर उसको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाए, इन सब चीज़ों की बातें की जाए, तो मे बी वो अपने आप को उस पर्सनैलिटी में जाने से बचा सकता है।